मंजूर साहब तो साने तुस देगा वो तो इधर मेरे को लाए तो साने ये मंजूर साहब बड़े मूड जगह जिया में पता नहीं कि तो साने नहीं आप दोनों कौन से चैनल पे वो फोटो उन्होंने बनाया फोटो क्यों बना रहा है भाई तो स्टिल मिला मैं नहीं थी अंदर भी चल रहा आ जाओ अंदर नहीं आएंगे इधर आइए बस आइए उधर इधर आइए थोड़े वो बाकी अच्छा चलो रजत साहब खींच लाएगा मैं भी देना मैं थाने में जाऊँ सारे के बोल रहे हैं कि बोल रहे हैं सारे के बोल रहे हैं रसीला कौसर बेसिकली तहसील मंडी की रहने वाली है। इसकी बॉडी आज रिसीव हुई है जलास से। तो ये हमारे पास आई बॉडी आई थी 11:30 के करीब। तो हमने इसका पोस्टमार्टम किया है और इसकी सारी रिपोर्ट्स के लिए हमने इसको FSL भेजा है रिपोर्ट्स के लिए और बॉडी हमने इसे घर वालों को दी। जी सर बताएं जो दुंदुक में आज एक्सीडेंट हुआ इसके हवाले से। कोई 55 ईयर ओल्ड लेडी जून बेगम करके थी, वाइफ ऑफ कमालदीन और लठुओं की रहने वाली थी। तो हमने सुना है कि ये दुंदुक मोड़ में कहीं किसी गाड़ी के साथ इसका टकराव हुआ है तो वहाँ से गिर के बुरे तरीके से जख्मी हो गई। और जब हमें पुलिस ने इन्फॉर्म किया कि एम्बुलेंस भेजो, हमने एम्बुलेंस भेज के वहाँ से शिफ्ट किया तो ये ऑलमोस्ट ऑन स्पॉट ही डेड थी। यहाँ पर ब्रॉड डेड हॉस्पिटल में लाई। उसके बाद पुलिस ने अपनी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं पोस्टमार्टम की वो सारी मुकम्मल की। उसके बाद यहाँ से ले गए। थैंक यू सर। पारदर्शी तरीके से लगभग 11,000 से ज्यादा नियुक्तियां की गई। इतिहास में पहली बार वंचित वर्गों के ऐसे लोग जिनका किसी से परिचय नहीं होता था, मेधावी विद्यार्थी अपनी योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी पा सकें। इसके अलावा भी जो पद रिक्त हैं लगभग 20,000 पदों को आइडेंटिफाई करके उनकी शीघ्र भर्ती करने का प्रयास हम कर रहे हैं। इस बजट में इंटरप्रेन्योर बनने के इच्छुक युवा बच्चे बच्चियों को आर्थिक सहायता मुहैया कराने के लिए और रोजगार सृजन करने के लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। समाज कल्याण विभाग के कार्यक्रमों के लिए इस वर्ष 3,203 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। पिछले एक वर्ष में समाज कल्याण विभाग ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 9 लाख लाभार्थियों तक विभिन्न सुविधाएं तथा पेंशन पहुंचाई और इस वर्ष सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम से मोटे तौर पर उनका सैचुरेशन हो गया है। एक अभियान चला करके उसे भी पूरी तरह से सैचुरेट किया जाएगा। हर जिले में ओल्ड एज होम बनाए गए हैं, लगभग बन करके तैयार हो गए हैं। इस महीने के आवाम की आवाज के कार्यक्रम में मैंने सभी जिलों के सीनियर सिटीजन की पूरी देखभाल करने के निर्देश दिए थे। सभी दिव्यांगजनों को इस वर्ष मोटराइज्ड साइकिल उपलब्ध कराकर इसका भी सैचुरेशन करने का लक्ष्य रखा गया है। गुर्जर तथा बकरवाल और ट्राइबल समुदाय के बच्चों के लिए भी प्री मैट्रिक तथा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के 100% सैचुरेशन का लक्ष्य भी इस साल हम प्राप्त करेंगे। मित्रों, टूरिज्म जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है। इस साल के बजट में टूरिज्म को भी 508 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 75 ऑफबीट डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करके उन्हें विकसित किया जा रहा है तथा ऐसे अनएक्सप्लोर्ड लोकेशंस को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत भी विकसित किया जाएगा। कश्मीरी पंडितों के राहत और पुनर्वास के लिए
केंद्र तथा जम्मू कश्मीर प्रशासन प्रतिबद्ध है। 1025 ट्रांजिट एकोमोडेशन कश्मीर घाटी के विभिन्न स्थानों पर तैयार हो गए हैं। 1488 यूनिट्स लगभग कंप्लीशन के स्टेज पर हैं। इसके अलावा 2744 यूनिट्स के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। बाकी जो बचे हैं वो भी अंतिम चरण में है। 6000 जो पद थे, कुछ को छोड़ करके मोटे तौर पर नियुक्तियां कर ली गई हैं। जो शेष बचे हैं जून तक पूरा कर लिया जाए। ट्राइबल समुदाय के लिए इस वर्ष के बजट में 14 नए मिल्क विलेज स्थापित करने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त 29 क्लस्टर मॉडल विलेज पर भी हम काम कर रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में 7 ट्रांजिट एकोमोडेशन के निर्माण के लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। आरिफ, सादिया, आरुषि कोतवाल जैसी प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के प्रमोशन में बेहतरीन नीतियों के आधार पर हम काम कर रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में 17 स्पोर्ट्स की विभिन्न विधाओं में राष्ट्रीय स्तर के इवेंट आयोजित किए जाएंगे। इस वर्ष खेल की विभिन्न विधाओं में 7.5 लाख से ज्यादा युवाओं को खेलने का अवसर मिलेगा। 20 जिलों में 221 प्लेफील्ड का निर्माण किया जाएगा। इस वर्ष 157 स्पोर्ट्स कोर्ट के निर्माण और अपग्रेडेशन को भी पूर्ण कर लिया जाएगा और कोशिश होगी ये सिर्फ बिल्डिंग या खेल का स्थान न होकर के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट के लिए तैयार करने वाले मजबूत संस्थान के रूप में बन सके। सीमावर्ती गांवों के विकास पर विशेष ध्यान इस बार दिया गया है और प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने विशेष रूप से इसमें रुचि दिखाई है और इसके लिए 600 करोड़ रुपए का आवंटन इस वर्ष हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर जरूरत होगी तो इस पर ज्यादा धन भी हम खर्च करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो सुविधाएं बाकी स्थानों पर हैं, बेहतर से बेहतर सुविधाएं सीमावर्ती गांवों में इस साल उपलब्ध कराई जाएंगी। इस साल के बजट में प्रावधान रखा गया है कि 78 अर्बन लोकल बॉडीज में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन सुनिश्चित करेंगे। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जम्मू तथा श्रीनगर को मिलाकर 80 परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा। इसके लिए भी पर्याप्त धन का इंतजाम किया गया है। ARR गैप को 0 तक पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। आप सब जानते हैं कि जम्मू और श्रीनगर में स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया गया और इस वर्ष में जम्मू तथा श्रीनगर में क्रमशः 3-3 लाख मीटर लगाने का लक्ष्य हमने रखा है। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ मैंने एक कार्यक्रम में कहा था कि जम्मू शहर के 4 फीडर हमने ऐसे बनाए हैं जिसमें 1 मिनट की पावर बिजली कटौती नहीं होगी और श्रीनगर में भी 3 फीडर, यहाँ करीब 6200 कंज्यूमर्स और वहां करीब 6000 कंज्यूमर और ये काम भविष्य में और भी हम करने वाले हैं। जम्मू के लोगों के लिए खुशखबरी मैं देना चाहता हूं कि यहाँ का जो मदर फीडर था बिजली का गलेडनी काफी दुर्व्यवस्था में था। रोहित कंसल यहाँ बैठे हुए पावर देखते थे, काफी मेहनत किया इन्होंने और आज हम इस स्थिति में हैं कि 30 तारीख को वो जम्मू की जनता को समर्पित कर दिया जाएगा और इस बार मैं समझता हूं कि इस गर्मियों में जम्मू के लोगों को बिजली की दिक्कत नहीं होगी। अगर हेल्थ सेक्टर की बात मैं करूं तो 7,873 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अभी तक मोटे तौर पर 56 लाख लाभार्थियों को आयुष्मान भारत सेहत का कार्ड उपलब्ध कराया जा सका है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर परिवार को, हर व्यक्ति को ये कार्ड मिले और इस लक्ष्य को भी हम पूरा करेंगे। आप सबको मालूम है कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट पिछले 2-3 वर्षों में काफी उसमें गिरावट आई है। इस वर्ष हमने लक्ष्य रखा है कि इसे सिंगल डिजिट पर ले आने का काम हम करेंगे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा और उधमपुर इस वर्ष शुरू हो जाएगा और मुझे विश्वास है कि इन दोनों मेडिकल कॉलेजों के शुरू होने के बाद यहाँ जो MBBS की सीटें हैं वो 1300 पहुंच जाएंगी। अभी खबर आपने 1-2 दिन पहले ही पढ़ी है कि जम्मू कश्मीर के 3 जिले टीबी से पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं और भारत सरकार ने उन तीनों जिलों को पुरस्कृत किया है। तो जो लक्ष्य रखा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2025 में टीबी मुक्त भारत, जबकि दुनिया ने ये लक्ष्य रखा है 2030 का, मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर उसके पहले ही इस लक्ष्य को प्राप्त करेगा।
7 नए नर्सिंग कॉलेज के निर्माण का काम भी साल पूरा कर लिया जाएगा। हेल्थ बजट के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए मशीनरी के लिए और 400 करोड़ रुपए दवाइयों के लिए भी आवंटित किए गए। ड्रग्स फ्री जम्मू कश्मीर एक योजना मुख्य सचिव के नेतृत्व में बनी है और उसके लिए भी बजट में पर्याप्त प्राविधान किया गया है और एक जन आंदोलन के रूप में इस अभियान को आने वाले दिनों में हम सब शुरू करने वाले हैं। स्कूल एजुकेशन तथा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को इस वर्ष 11,832 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें जम्मू तथा सांबा के स्कूलों में अक्षय पात्रा ने पायलट बेसिस पर बच्चों को हॉट कुक्ड मील मैंने अच्छा गर्म भोजन उपलब्ध करा रहा है। धीरे धीरे पूरे जम्मू कश्मीर में ये भोजन उपलब्ध हो इसका इंतजाम किया जाए। सरकारी स्कूलों में 500 किंडरगार्टन इस वर्ष हम शुरू कर रहे हैं। 520 स्मार्ट क्लास रूम तथा 200 नए वोकेशनल लैब इस वर्ष तैयार किए जाएंगे। 37 गर्ल्स हॉस्टल तथा 12 कस्तूरबा गांधी विद्यालय के भवनों का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। 8,000 मेधावी ट्राइबल समुदाय के बच्चों को मुफ्त में टैबलेट उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य रखा है। रजौरी और शोपियान में ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चों के लिए 2 रेजिडेंशियल स्कूल का निर्माण शुरू किया जाएगा। हायर एजुकेशन में इस वर्ष 7 कॉलेजों की बिल्डिंग को पूरा कर लिया जाएगा। जम्मू तथा श्रीनगर में टाटा टेक्नोलॉजी की मदद से सेंटर्स फॉर इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग स्थापित करेंगे। पहले ही 2 सेंटर्स ऐसे स्थापित हैं जम्मू में और बारामूला में। लगभग 60 कॉलेज के नेक्स्ट एक्रेडिटेशन का लक्ष्य भी हायर एजुकेशन ने रखा है और इस वर्ष के अंत तक 2 हाई लेवल रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रारंभ करने का भी लक्ष्य, जिसमें इनोवेशन पर हम फोकस करेंगे। हमारी कोशिश है कि इस वर्ष 20,000 से ज्यादा अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को स्किल ट्रेनिंग दी जा सके। और जैसा मैंने पहले कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इस वर्ष पूरी तरह से लागू करने में हम समर्थ होंगे। जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को उसके मुकाम पर पहुंचाने के लिए ड्राइविंग सीट पर बैठे इंडस्ट्रीज तथा कॉमर्स डिपार्टमेंट को इस वर्ष 1,003 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें अच्छी खासी धनराशि जम्मू तथा कश्मीर डिवीजन में नए इंडस्ट्रियल स्टेट के निर्माण में खर्च होगी। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए 2,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी मदद करेगा। तो जल शक्ति डिपार्टमेंट को 9,289.15 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। कृषि तथा हार्टिकल्चर के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, मैं समझता हूं कि वो सर्वविदित है। आज जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों की इनकम में विजिबल इजाफा हुआ है और प्रति किसान की आमदनी के मामले में देश के जो 5 राज्य और यूटी हैं उसमें जम्मू कश्मीर शुमार हो गया है। वैसे हम तीसरे स्थान पर हैं। इस साल कृषि सेक्टर को 2,835 करोड़ रुपए तथा हार्टिकल्चर को 646 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। हाई डेंसिटी प्लांटेशन पर योजनाबद्ध तरीके से हम काम कर रहे हैं और इसको तेज गति हम देना चाहते हैं। 1,000 हेक्टेयर कृषि भूमि पर सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स लगाने का भी हमने एक लक्ष्य रखा है। इसके अलावा इस वित्तीय वर्ष में लगभग 9 लाख किसान भाइयों को हाई क्वालिटी के बीज हम प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराना चाहते हैं। फार्म मैकेनाइजेशन का कार्यक्रम पहले से चल रहा है और इस प्रक्रिया को लक्ष्य तक पहुंचाया जाएगा। इस प्रतिबद्धता के साथ हम सब काम करेंगे। एनिमल सीप हस्बेंड्री फिशरी सेक्टर के लिए 391.90 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। एक और लक्ष्य हमने रखा है कि 2,000 अतिरिक्त डेयरी यूनिट हमें स्थापित करना है। इससे अनेक लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मुझे याद है जब मैं आया था तो ये मिल्क डेफिसिट यूटी हुआ करता था और आज हम वहां खड़े हैं कि मिल्क सरप्लस जम्मू कश्मीर इस वर्ष हम निश्चित रूप से बना लेंगे। केवल मिल्क प्रोडक्शन हम नहीं बढ़ा रहे हैं बल्कि मिल्क प्रोसेसिंग का भी इंतजाम हो, इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। फिशरीज में इस वर्ष
ट्राउट का प्रोडक्शन दुगना करने का लक्ष्य रखा है। अभी वर्तमान में 1400 मीट्रिक टन ट्राउट का उत्पादन हम करते हैं। इस वित्तीय वर्ष में इसे बढ़ाकर 2800 मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनेक कार्यक्रम जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शुरू किया है। इस साल के बजट में रूरल सेक्टर को 5,443 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आप सबको मालूम है कि वर्तमान में ग्रामीण महिलाओं को एम्पावर करने के लिए 56,000 से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम कर रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में 21,994 अतिरिक्त सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने का लक्ष्य हमने रखा है। मनरेगा के अंतर्गत 446 लाख मैंडेज जनरेट करने का भी लक्ष्य रखा है और ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत 15,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत 1500 पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को जम्मू कश्मीर के बाहर दूसरे राज्यों में भेजा जाएगा एक्सपोजर विजिट के रूप में। 54,000 से ज्यादा घर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस साल हम बनाने जा रहे हैं। इस वर्ष सभी ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जाए, ये कार्यक्रम भी हम प्रारंभ करेंगे और इसे समय सीमा के भीतर पूरा करेंगे। मित्रों, एक बात मैं बार बार कहता हूं कि परिवहन ही परिवर्तन लाता है और कनेक्टिविटी कहीं के विकास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कनेक्टिविटी के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में पिछले 2 वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति हुई। अगर वित्त मंत्री जी का भाषण आपने लोकसभा में सुना होगा तो उन्होंने बात कही थी कि 2019 के पहले लगभग 6.54 माने मोटे तौर पर 7 किलोमीटर रोड का मैक्सिमाइजेशन जम्मू कश्मीर में होता था। 20.68 लगभग 21 किलोमीटर प्रतिदिन हो रहा है। तो अगर मैं रफ्तार की बात करूं तो रफ्तार हमारी इस क्षेत्र में 3 गुनी बढ़ गई। अगर सड़क निर्माण की मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि 2019 के पहले जो गति थी उससे दुगनी गति से ज्यादा सड़क का निर्माण यहां हो रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2019 के पहले जम्मू कश्मीर 12वें स्थान पर होता था। आज हम तीसरे और चौथे स्थान पर लगातार बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर में रोड तथा ब्रिज की व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए इस वर्ष 6,296 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है इस बजट में। मैं नेशनल हाईवे के सभी परियोजनाओं का जिक्र करूं, कुछ का जरूरी समझता हूं। जम्मू अखनूर रोड, चेनानी सुध महादेव रोड, बारामूला गुलमर्ग रोड, सेमी रिंग रोड, ये सब आने वाले दिनों में पूरे कर लिए जाएंगे। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के अतिरिक्त भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 10 नई सड़कें और कई टनल प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य भी शुरू किया जाएगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जिस राज्य का मैंने जिक्र किया है उसके अलावा अगर भारत सरकार जो परियोजनाएं यहां चला रही है तो आज लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की सड़क और टनल्स की परियोजनाओं पर काम जम्मू कश्मीर में हो रहा है। आप सबको मालूम है कि चेनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज रेलवे का जो बन रहा है वो इस साल सितंबर में पूरा कर लिया जाएगा और इसके बाद मैं समझता हूं कि कश्मीर कन्याकुमारी से जुड़ जाएगा। ये लक्ष्य भी हम लोग इस वर्ष प्राप्त करेंगे। सड़क विभाग आरएनबी ने बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है और हर साल मैं पिछले 2 सालों से देख रहा हूं कि अपने लक्ष्य को पूरा भी कर रहा है और हर साल लक्ष्य को बढ़ा भी रहा है। अगर पावर सेक्टर की मैं बात करूं तो इस साल बजट में 8,768 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। पिछले 1.5-2 वर्षों में पावर जनरेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए। आप सबको मालूम है कि मोटे तौर पर हमारी बिजली उत्पादन की जो क्षमता थी वो 3450 मेगावाट थी और पिछले दिनों जो फैसले हमने किए हैं मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 वर्षों में इतनी बिजली जम्मू कश्मीर में और बनने लगेगी तो उस मामले में हम आत्मनिर्भर निश्चित रूप से हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने अभी रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS
की परियोजना को भी परसों ही मंजूरी दी है और उसमें 11,000 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर में बिजली व्यवस्था के सुधार और लोगों को क्वालिटी और रिलायबल पावर मिल सके इसके लिए दिया है। RDSS के जरिए हम कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर में AT&C के जो लॉसेस हैं उन्हें कम करके जो राष्ट्रीय औसत है उसके आसपास ले आए। कराई जा रही है JD इवेंट्स ग्रुप्स है और उसके साथ डिवाइन आनंदा ने मिलके जो एक शो ला रही है जिसका नाम है किड्स ऑफ द ईयर और वुमेन ऑफ द ईयर, जिसके ऑडिशन जो हैं वो रविवार को किए जाएंगे दोपहर को 12 बजे इसी लोकेशन पे आमफला में डिवाइन आनंदा डांस स्टूडियो में। और आपको बता दें ये जो शो रहेगा इसमें बच्चों के लिए जो है एज कैटेगरी रहेगी 5 साल से लेकर 14 साल तक और बड़ों की जो एज कैटेगरी रहेगी जो वुमेन ऑफ द ईयर का हम शो करवा रहे हैं उसकी एज कैटेगरी 18 साल से लेके 35 साल तक रहेगी। और इसमें विनिंग कैंडिडेट को एक हमारी तरफ से फ़ोटोशूट का मौका मिलेगा, उसके साथ साथ एक सॉन्ग में काम करने का मौका। और हमारी कोशिश यही रहेगी आने वाले जो भी जम्मू में प्रोजेक्ट्स आएंगे जैसे मूवीज़ आएंगी, सीरियल्स आएंगे, सॉन्ग्स आएंगे, उसमें उनको काम करने का मौका दिया जाएगा। तो ये एक मैं कहता हूँ कि सभी लड़कियों को, मॉडल्स को और जिनका शौक है खासकर बच्चों को जो किड्स ऑफ द ईयर में पार्टिसिपेट करेंगे, जिनको शौक है मॉडलिंग में आने का, जैसे पहले भी JD इवेंट ग्रुप मॉडलिंग कंपटीशन कराता रहा, जैसे मिस्टर जम्मू, मिस जम्मू करके काफ़ी शोज़ कराता रहा। और इस बार हम नया लेके आ रहे हैं वुमेन ऑफ द ईयर और किड्स ऑफ द ईयर। तो हमारी यही कोशिश है कि जो जम्मू कश्मीर का टैलेंट छुपा हुआ है वो सामने आए ताकि मॉडलिंग के ज़रिए उनको हम एक्टिंग फील्ड में उतार सकें। और आने वाले टाइम में काफ़ी सारी हमें जैसे कमी मिलती है, आप देखते हैं जब हमें मूवी बनाने पड़ती है, सीरियल बनाने पड़ता है, काफ़ी सारे हमें बाहर से आर्टिस्ट बुक करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं होगा आगे से। तो हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें। रविवार को ज़रूर आएँ 27 तारीख को 12 बजे डिवाइन आनंदा आमफला में, जो कि मंदिर के पास है, गौशाला के पास है। तो क्या एज रहेगी बच्चों में जो उसमें पार्टिसिपेट जो छोटों का रहेगा किड्स ऑफ द ईयर उनकी 5 साल से 14 साल है और जो बड़े हैं जैसे वुमेन ऑफ द ईयर का जो हमने शुरू किया शो उसकी 18 साल से लेकर 35 साल तक उम्र है। जी कोशिश है आने वाले टाइम पे हम लीक भी कर देंगे, जैसे हमें लगता है कि हमारे पास पार्टिसिपेट ज़्यादा से ज़्यादा हो गए तो हम कैश अमाउंट भी इसमें देंगे। तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन बच्चों को जो इस समय सीख रहे हैं, क्योंकि इस समय कोविड का भी प्रोटोकॉल रखना है, तो पेरेंट्स को भी क्या कहना चाहूँगा? जैसे 2 साल से आप देखते हैं कोई भी एक्टिविटी जम्मू कश्मीर में क्या पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में नहीं की गई, तो आने वाले टाइम में पेरेंट्स के लिए भी एक रिक्वेस्ट है और ये सुनहरा मौका है क्योंकि काफ़ी सारी हमारी जो मूवीज़ हैं, सीरियल्स हैं नहीं बने, तो इस शो से जितने भी बच्चे हमारे सामने आएंगे, चाहे वो विनर होंगे चाहे पार्टिसिपेंट होंगे, हमारी कोशिश यही रहेगी कि उनको सॉन्ग्स में, फिल्म्स में काम करने का मौका दिया जाए। क्योंकि हमारे साथ पूरे हमारी टीम है, दिव्यांश बाबा जी हैं, प्रिंस पोंटे जी हैं, डिवाइन आनंदा ग्रुप के चेयरमैन हैं, तो हम सबकी यही कोशिश है कि डांस में बात की जाए या किसी भी जैसे पंजाब इंडस्ट्री के लोग हमारे पास आते हैं, जम्मू में काफ़ी सारे एक्टर बाहर भी काम करें बॉलीवुड में, तो हमारी भी यही कोशिश है कि हमारे जम्मू के जो आर्टिस्ट हैं वो बाहर जाके काम करें और जम्मू कश्मीर का नाम गर्व से ऊंचा करें। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी जहां जहां पे चुनाव लड़ती है उन्होंने जो वादे किए वो पूरे किए। आप सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल साहब ने बिजली, पानी, एजुकेशन और हेल्थ को लेकर क्या काम किए वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बीजेपी के रविंदर रैना जो प्रेसिडेंट बीजेपी के J&K के है, स्टेट के है, अब यूटी है, कितने मजबूर हो चुके हैं, वो भी कितने मजबूर हो चुके हैं, कितने लाचार हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल साहब को देखते हुए, शायद उनसे ट्यूशन लेके आए हैं। वहीं पे दूसरे अल्ताफ बुखारी साहब, ये दोनों ए पार्टी बी पार्टी बीजेपी की इतनी मजबूर और लाचार हो चुकी है कि आज अरविंद केजरीवाल साहब की नीतियों पे चलने के लिए ये मजबूर हो गए और एक स्पीच में इन्होंने ये बात कह दी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बिजली पानी फ्री देंगे।
ये कहना है रविंद्र रैना जी का। तो मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि गुजरात में आपकी कितने सालों से सरकार है, सेंटर में मोदी साहब, आपके सेंटर में बीजेपी बैठी हुई है और आपके एलजी बैठे हुए हैं। आप तो आज भी बिजली पानी फ्री कर सकते थे, पहले भी कर सकते थे, क्यों नहीं किया आपने? ये सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इनको पता है कि आज जारू जो है पूरे देश में चलने वाला है। इसी वजह से जम्मू कश्मीर के बीजेपी के प्रेसिडेंट, उनके पास वो इतने लाचार हो चुके हैं कि झूठ बोलते उनकी जुबान तो थकती नहीं, वो हमेशा ये कहते आए। और इस बार उन्होंने ये कह दिया कि हम बिजली पानी फ्री करेंगे, लेकिन वो एक ही इंसान कर सकता है, वो कर सकता है अरविंद केजरीवाल साहब, आम आदमी पार्टी के कन्वीनियर हमारे। तो मैं जनता को बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी पंजाब में बनने के बाद एक हफ्ते में, 1 वीक में, उन्होंने 35,000 डेली वेजरों को परमानेंट कर दिया। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2014 की इलेक्शन में मोदी साहब जब जम्मू कश्मीर आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनने के बाद हम डेली वेजर जो है वो परमानेंट कर देंगे। लेकिन अफसोस कि 2014 से ये लोग रोडों पे हैं, लाठी। मसला सर ये है, यहाँ नई बस्ती बाड़ी के अंदर गरीब लोगों का बसेरा है। जितने भी हैं ये इधर धांधली करते हैं अंदर, लोग गरीब लोगों के पास आके बोलते हैं 2,000 रुपया दो हमें, ताकि हमें पैसे देने पड़ते हैं अपने। रोड नहीं बनता। बिजली पानी को लेकर लोगों ने बिल्कुल नई बस्ती में आप देख रहे हैं कि काट दी जाती है, दिन दिहाड़े में बिजली काट दी जाती है। ये लोग जो है वो गरीब जनता है, जिनके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो पुराना भुगतान जो है वो पे कर सके। उनकी वजह से आज ये हालत है कि आज बस्ती के अंदर ये हर परिवार जो है गरीब तबका है, इनको 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाए, ये हमारी डिमांड है। हमारी सरकार बने, झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं करते। वो केवल इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये लोग सारे ये लोगों के सरकार द्वारा ये बात है कि 2,000 दे दो, 3,000 दे दो, हम आपकी लाइट कर देंगे, ये कर देंगे। हमें पैसे देने पड़ते हैं ऊपर, हमारे लिए बड़े अफसर हैं हमारे, वो हमसे मांगते हैं पैसे, हम कहाँ से देंगे? इसलिए ये 1,000, 2,000, 500 रुपया लेके बीजेपी ने बताइए क्या करना चाह रही है आप? पैसे बगैर काम नहीं करते हैं, रोज कह रहे लोग तंग करते, सब कराया दिया, सब कराया दिया, लोग गरीब लोग को खुद कराया। आपसे भी पैसे मांगे गए हैं? नहीं, मेरे को तो ठंड में नहीं आते, ठंड में कोई नहीं आएंगे। 10,000 बिल होगा, नहीं आएगा। जब 2-2 लाख रुपए बिल होगा फिर आएंगे नई बस्ती में। ये है कि ये लोग जो है एक बल्ब या 2 बल्ब जलाते हैं, एक पंखा चलाते हैं। 2 लाख रुपया बिल कैसे बन गया? ये इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए कि आखिर वो पैसा जो लोगों को अपने महीना यहाँ पे से इकट्ठा किया जाता है वो किसकी जेब में जाता है, जबकि 200 रुपया वो एक मीटर रीडर जो है वो लेता है और वो अपनी जेब में डालता है। वो गवर्नमेंट के और कि इसके ऊपर इंक्वायरी हो जाए, जो लोग इसमें शामिल हैं उनके ऊपर जो है वो इंक्वायरी करके उनके ऊपर कार्रवाई देते थे। जब हम लोगों के 10,000, 20,000 थे, तब ये डिपार्टमेंट कहाँ सोया था? अब 2-2, 4-4, 8-8 लाख रुपया बिल करके इन्होंने लोगों को परेशान करना स्टार्ट कर दिया है। आपकी आखिरी हमारी मांग ये है कि गवर्नमेंट को जो ये किराए हैं इनके एमनेस्टी स्कीम के तहत इनको लाना चाहिए और जो किराया इनके पार्ट पेमेंट से लेनी चाहिए। हाल की 2 लाख रुपया बिल है, उसके ऊपर 3,000 रुपया जो है वो इन्होंने ब्याज लगाया है। वो बताएं आप, ये कैसी सरकार है जो ब्याज लगा रही है अपने वोटरों पे, अपने लोगों पे? जो
आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बिजली पानी हमारे जम्मू कश्मीर के संसाधन है और ये जम्मू कश्मीर के लोगों को इससे राहत मिलनी चाहिए, उनको इसमें डिस्काउंट मिलना चाहिए। ये नहीं है कि आप रातों रात आके लाइट काट दोगे, आप उनको परेशान करोगे। ये जो थोड़ा पीछे करो लोगो कुणाल। और मार्च में क्लाइमेट स्ट्राइक से रिलेटेड इस प्रोग्राम में मेन मकसद है हमारा लोगों को बताना कि बच्चे बाहर आ रहे हैं इन्वायरमेंट के लिए और स्ट्राइक कर रहे हैं, जानबूझ के स्ट्राइक, क्योंकि हम लोग बिल्कुल आराम से अब इन्वायरमेंट की बात नहीं करना चाहते हैं, हम लोग प्रॉपरली बात करना चाहते हैं जैसे वो लोग कर रहे हैं आपके पीछे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हर कोई, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर की बात है। दूसरा ये आज का दिन हमारा प्रोग्राम ये है कि अभी यहाँ पे प्रोटेस्ट होगा, उसके बाद 3 बजे एक रैली हो रही है, बहुत भव्य रैली, बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, उसमें 100-150 लोग आएंगे, जो ग्रीन बेल्ट से स्टार्ट होगी भाऊ प्लाजा में गाना बजाना होगा, जैसे बच्चों का प्रोटेस्ट होता है वैसे होगा। करने का मकसद क्या है? मकसद आपको जस्ट अभी हमने बताया कि ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक, जैसे कि आप देख रहे हैं ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक मतलब आपको इस वर्ड में ही दिख रहा है, ग्लोबली सारे यूथ बाहर निकल रहा है क्योंकि हमारा फ्यूचर खतरे में है। हमारा प्रोटेस्ट करने का सिंपल मकसद है एनवायरनमेंट को अब आगे लाया जाए, बाकी सारी बातें बात की। हम लोगों को डर है कि हम लोगों को आगे जाके ना साफ पानी मिलेगा, ना साफ हवा मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा, और इसलिए हम लोग अभी से शुरुआत कर रहे हैं। अब कोविड जब तक आया था तब तक लोग वेट कर रहे थे ना कि भाई हेल्थ सर्विसेज का क्या होगा, कोई नहीं बोलता था ना हेल्थ सर्विसेज के लिए, आज सब बोल रहे हैं। हम लोग उसकी वेट नहीं करना चाहते कि गले पे पहले आए हमारे और तब हम लोग कुछ बोलना स्टार्ट कर रहे हैं, हम अभी से बोलना स्टार्ट कर रहे हैं, तभी ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक। नहीं यार ले पेज ना दिया इधर आओ, हमारे इधर आओ, आप बीच में आ जाओ, बीच में। अच्छा ये पकड़ो, आप भी चले बीच में, चलो जी। अब आप पर ही है जिम्मेदारी, आप की होगी। चलो बोलो चलो जी, आवाज लगाइए, लगाओ जी, चलो। What do we want? Climate justice. Where do we want it? Now. What do we want? Climate justice. Where do we want it? Now. What do we want? Climate justice. Where do we want it? Now. Climate justice. 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 Man, get in now. Man. क्या है यार? People united can never be defeated. 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 People united can never be. तो आपका प्रदर्शन है, क्या लेते हैं? मेरा ये हमारा ये है कि एक प्रोटेस्ट है यंग लोगों का, उन्होंने निमंत्रण दिया है कि ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल एनवायरनमेंट को बचाने का आज सारे दुनिया में एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसी में हम शामिल हुए बच्चों के कहने पर, और ये एक रियलिटी है। हम एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं आज से नहीं, पिछले कई दशकों से, कि हमें अब तबाही की तरफ है और आगे कुछ रहेगा नहीं। बर्फ़ पिघल रही है, समंदर बढ़ रहे हैं, समुद्रों में जीव जानवर हैं उन पर इफेक्ट हो रहा है, ज़मीन पर पानी रह नहीं रहा है। आफ्टर ऑल पानी हमारा जो है या तो आसमान से आता है या नदियों से आता है, वो तबाह हो गया। पानी जब आएगा नहीं, समुद्र में वॉल्यूम नहीं होगा, पानी उतनी टेम्परेचर नहीं होगी। इस वक्त हमारे पास अभी जम्मू कश्मीर में 9 डिग्री या नॉर्दर्न इंडिया में नॉर्मल जो होता था उससे 9 डिग्री बढ़ गया है। अनुमान ये लगाया जाता है कि 1.5 डिग्री अगर ये सब बढ़े तो हिमालय भी सारा पिघल जाएगा, समुद्र में इतना पानी आएगा, समुद्र ऊपर चढ़ेगा, ज़मीनें, आइलैंड जो हैं वो डूब जाएंगे। ये फैक्ट्स है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो काम करने वाला है जो वो गवर्नमेंट है। देखिए वो कहती है सड़कें बनाओ, बड़ी बड़ी बनाओ, जहाँ 2 चाहिए 6 बनाओ, और वो जंगल कटने हैं।
सीमेंट जंगल पहाड़ों से आना है, लकड़ी जंगल से आनी है। तो आप वातावरण को एक सबसे तबाह कर रहे हैं जो हमें बचा रही है। हम आप देखिए हमने बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई, क्या आपने कभी रेत का एक ज़र्रा भी बनाया? क्या आपने कोई पत्थर कोई ऐसी है स्कीम जिसमें पत्थर बनाएंगे? क्या ऐसी स्कीम है? आप दरख्त लगाते हो लेकिन नेचुरल जंगल, वो जंगल नहीं है, अफॉरेस्टेशन है। जंगल को हज़ारों साल लगते हैं बनने में जो हमारी ऑक्सीजन लेती है। अगर आज भी अगर आप दरख्त लगाते हैं 150 साल 200 साल तक लगते हैं, यानी कि 10 पीढ़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं। ये ड्रामाबाजी है, हमें वहाँ धकेल रहे हैं। हमारा वक्त तो चला गया, आने वाले बच्चों के लिए क्या रख रहे हैं? यही तवी देख लीजिए, कभी ये सारी एरिया को पलाती थी लोग, लाखों लोगों को। आज आप पानी नहीं पी रहे हैं, वाटर सोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं। वाटर सोर्सेज, हिमालय पिघल गया। जो 2500 साल में जो मैं रात ही पढ़ रहा था, जितनी बर्फ़ पड़ी थी वो 25 साल में ख़त्म हो गई। इमेजिन करो। जी मैं तो एज ए डायरेक्टर ऑफ क्लाइमेट फ्रंट मैं आप ही लोगों से पूछना चाहूँगा पहले कि आप लोग क्यों आए? आज आप हम लोग को क्यों पूछ रहे हैं? ये देखिए, ये किसी से भी छुपा नहीं है। सर ने पहले ही बता दिया कि क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसके बारे में सब कुछ बता दिया इन्होंने और सबको पता है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि ये जो खिलौना है ये टूटने वाला है और उसका दुख सबको हो रहा है और यंग जनरेशन को सबसे ज़्यादा हो रहा है। और ये ग्लोबल स्ट्राइक जो है ना, ये यंग जनरेशन की मूवमेंट है, तो उस चीज़ को समझना पड़ेगा। अगर सरकार इसको किसी तरीके से रोकना चाहे तो फिर वो रुकने वाली नहीं है, क्योंकि यंग जनरेशन जो है वो आगे आ गई है और उन्होंने ये चीज़ आगे लेके जानी है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मकसद है प्रोटेस्ट का मकसद यही है कि अवेयरनेस हो और ये जो डिनायल चल रहा है कि लोग नहीं, सरकारें ही नहीं मान रही हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सिर्फ बोल रहे हैं बट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस तरीके के चेंजेस नहीं आ रहे हैं। वो चेंजेस लाना ज़रूरी है। ग्लोबल वार्मिंग को रोकना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कार्बन विसर्जन जो हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, उस उत्सर्जन जो हो रहा है उसको कम करना पड़ेगा। उसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएँ। पत्रकार वार्ता करने के लिए आपको हमने तकलीफ दी है, यहाँ पे बैठे हैं। हमारे साथ हमारे राजीव कौल जी हैं, जो कश्मीरी पंडित समुदाय से, कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। कांग्रेस के फॉर्मर सेक्रेटरी हैं, हमारे पीसीसी के, हमारे NSUI के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। वो आज आपके सामने आए हैं कश्मीरी पंडितों का दर्द लेकर, उनकी बात लेकर आपके सामने उसको आज रखेंगे कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी। इस देश का दुर्भाग्य है कि देश में जो आज प्रधानमंत्री है, जो 8 साल से प्रधानमंत्री, जो अपने आप को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लीडर कहते हैं, वो कहते हैं कि मुझे एक पिक्चर देखकर पता चला कि कश्मीरी पंडितों की हालत क्या हो। कितने अफसोस की बात है, एक जो प्रधानमंत्री हमारे, जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, उन्होंने आज उनको वो कह रहे हैं अपने देश में। और जब सबसे बड़ी बात है कि जब यहाँ पे पलायन हुआ था कश्मीरी पंडितों का 1989 में, तब वो जम्मू कश्मीर के प्रभारी थे। आज उनको तब पता नहीं चला। आज वो 8 साल की उनकी परिकाष्ठा देखिए, उनका वोट की उनका लालच देखिए, हर चीज को वो वोट में तब्दील करना चाहते हैं। हर लोगों का दर्द है उसको वो वोट से मिलाते हैं। उनको कश्मीरी पंडितों का दर्द नहीं बांटना है, उनको कश्मीरी पंडितों का दुख को उसको कैश करना है। तभी वो कश्मीरी, मैं ये बताना चाहता हूँ, कांग्रेस के लोग आज आपके सामने क्यों बैठे हैं। सरदार मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री, वो जब प्रधानमंत्री के रहते हुए कश्मीरी पंडितों के जो उनके जो कैंप थे, रिलीफ कैंप का उन्होंने दौरा किया था। क्या प्रधानमंत्री ने किया है? क्या जो हमारे देश के जो हमारे जो होम मिनिस्टर साहब है, क्या उन्होंने किया है? अगर इन्होंने कब किए किसी कश्मीरी पंडित के घर में जाके इन्होंने दुख दर्द बांटा है? आज वहाँ पे हत्याएं हुई है, जो PM पैकेज, कांग्रेस के PM पैकेज के तहत वहाँ पे जाके कुछ लोग जो वो अपनी नौकरी कर रहे थे, अपने बच्चों का जो उनका जीवन यापन के लिए वहाँ पे कर रहे थे काम, छोटा मोटा काम कर रहे थे या कोई नौकरी कर रहे थे, उनको वहाँ पे दर्दनाक सेलेक्टिव किलिंग की गई। क्या कोई प्रधानमंत्री या कोई होम मिनिस्टर उन कश्मीरी पंडितों के घर में जाके दुख दर्द बांटा उसने? नहीं, उनको सिर्फ विवेक अग्निहोत्री की पिक्चर के थ्रू वो कहते हैं मुझे पता चला। ये देश का दुर्भाग्य है कि आज ऐसे लोग जो है वो देश के ऊपर बैठे हुए हैं। उनको कश्मीरी पंडित जो आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, 32 साल में अपना ये कहना है कि ये जो फिल्म है ये संयोजित और प्रायोजित है।
ये टोटल कमर्शियल बेस है जिसमें कोई सच्चाई आधी दिखाई आधी छुपाई। अगर वो ये बता देते कि किसकी गवर्नमेंट थी, क्या कौन सपोर्टेड था और पलायन 19 जनवरी से स्टार्ट होकर अप्रैल तक चलता है, तो क्या उसको रोका जा सकता था? श्रीनगर में सिक्योरिटी दी जा सकती थी, आर्मी कैंट में इनको रखा जा सकता था, ना ये दरबदर होते और समय के साथ पैचअप भी हो जाता। आज जबकि उनकी वापसी की और सारी तैयारियां और बात चल रही है, ये फिल्म ने आके ये दर्द फिर हरा कर दिया। जो 32 साल का बच्चा, यानी जो उस समय पैदा हुआ जिसने ये सीन नहीं देखा, आज उसके अंदर भी दर्द हो गया कि हमारे पूर्वजों के साथ क्या हुआ, हमारे फीमेल्स के साथ क्या हुआ, हमारे बाप दादों के साथ क्या जुल्म हुआ। तो गवर्नमेंट का काम होता है जख्म पे मरहम लगाना, जख्म को कुरेदना नहीं। तो आज बीजेपी के जितने प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस फिल्म की मार्केटिंग कर रहे हैं और मार्केटिंग अपने एमएलए भी लगा दिए कि मार्केटिंग करो, इस फिल्म को करो। मैं कहता हूँ इस फिल्म का जितना प्रॉफिट है प्रधानमंत्री जी को और अग्निहोत्री जी को ये प्रॉफिट कश्मीरी पंडित और माइग्रेंट्स के वेलफेयर में डोनेट करना चाहिए, बना देनी चाहिए एक ट्रस्ट कि ये उनके देख दिखाओ इतनी कमाई हो गई है। 200 करोड़ तो मैंने कुछ दिन पहले सुना था, अब तो 400 से ऊपर हो गया होगा। तो दे दें उनको ताकि उनका एक लोड भी कम हो जाए गवर्नमेंट का, इनकी सेटलमेंट भी हो जाए। ये वो कभी नहीं बताते। इस 32 साल में 15 साल बीजेपी की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट रही। जब माइग्रेशन हुई मोदी जी J&K प्रभारी थे और तब तक भी उनको नहीं पता लगा, और आज वो कह रहे हैं कि मुझे अब दर्द लगा फिल्म जान के। तो मुझे लगता है मैं बच्चों को दिखानी चाहिए इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस के लिए बैठ रही है। महंगाई से महंगाई से महंगाई से महंगाई से मैडम जी 2 मिनट रुक जाना। कब होगी विदाई? चुपती महंगाई कब होगी विदाई? चुपती महंगाई चुपती महंगाई महंगाई से 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 जितनी महंगाई जितनी महंगाई जितनी महंगाई जितनी महंगाई जितनी महंगाई महंगाई से महंगाई से महंगाई से महंगाई से महंगाई से। जी सानी साहब जी जी आज शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई का आज जो हमारा प्रदर्शन जो बेल लगाम बेकाबू कमर तोड़ती हुई ना विदा होने वाली महंगाई के खिलाफ था। देखिए बीजेपी सरकार और बीजेपी के तमाम नेता पिछले 8 सालों से जनता के साथ लगातार वादा किया जा रहा है अच्छे दिनों का। इस लंबे अंतराल 8 साल का लंबा अरसा बीतने के बावजूद भी अच्छे दिन तो जनता को नसीब नहीं हो रहे, मगर कहीं ना कहीं भूख से भरे हुए दिन आज यहाँ पर नसीब हो रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाने का तेल, किसी भी वस्तु को आप उठा कर दीजिए, तमाम वस्तुओं के दाम इस समय अंतरिक्ष के अंदर पहुँच चुके हैं, आसमान की कीमतों को भी पार कर चुके हैं। और दूसरी तरफ आमदनी औंधे मुंह धरातल पर गिर चुकी है। यानी कहीं ना कहीं जनता को इस समय महामारी के दौर में जहां पौष्टिक आहार की ज़रूरत है, पौष्टिक आहार तो दूर की बात रही, हमारी आम परिवार की थाली में से 2 वक्त की सिंपल रोटी भी जो है वो नसीब नहीं हो पा रही। तो शिवसेना इस प्रदर्शन के माध्यम से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करती है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए ठोस से ठोस कदम उठाए जाएं, ज़मीनी स्तर पर कदम उठाए जाएं। और ये प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार ने कर भी दिखाया है। देखिए हाल ही के अंदर जब 5 राज्यों के अंदर चुनाव थे, उन चुनाव प्रचार के दौरान कहीं पर भी कोई पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े। यानी अगर केंद्र सरकार चाहे तो इन बढ़ते हुए दामों पर लगाम लगाई जा सकती है। इसके साथ ही हमारी मांग है कि आम जनता को महंगाई से जूझने के लिए, अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए सीधे उनके अकाउंट के अंदर प्रति परिवार 5,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाने चाहिए। भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम जी की जय, भगवान परशुराम जी की जय। आओ भैया आओ जल्दी।
मैं वेद प्रकाश शर्मा, प्रेसिडेंट डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा, बताना चाहता हूँ कि हमने परशुराम दाल जहाँ बनाया हुआ है और उसमें दिन ब दिन जो है हमारी बढ़ोतरी हो रही है, लोग जो है उसमें ज्वाइन कर रहे हैं और सब चाहते हैं कि हम परशुराम जयंती जो है बड़ी धूमधाम से बनाई जाएगी और उसमें सब लोग जो हैं वो शामिल हो। उसके लिए ये लोग घर घर जाएंगे और लोगों को इनविटेशन देंगे। शुक्रिया। पॉलिटिशियंस ऑर्गेनाइजेशन ने सम्मानित किया। अब मैं निवेदन करूंगा सेकेंड पंक्ति में जो बैठे हैं थर्ड बटालियन सीआरपीएफ बांडीपुरा ने आज मुझे फेलिसिटेशन यहाँ पर की। इट्स अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी। बड़ा अच्छा दिन है। वेटरन सीआरपीएफ पीपल बांडीपुरा उनकी फेलिसिटेशन हो रही थी। एक अच्छा मुकाम है और सब लोगों ने अच्छा एक 2-3 कल्चर प्रोग्राम भी हुए जिस चीज़ की वजह से बड़ा लोगों को अच्छा लगा कि ऐसे प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए बांडीपुरा में। बांडीपुरा सीआरपीएफ बड़ा अच्छा काम कर रही है। स्पोर्ट्स हो या कल्चर हो, किसी भी चीज़ में हमारे साथ जुड़ी है और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आगे भी जुड़ेगी। एक बहुत ही खुशनुमा माहौल में हमने बटालियन के भूतपूर्व कर्मचारियों को, जो हमारे जवान हैं, उनको बुलाया है, उनको इस्तकबाल किया है। आज उनके साथ वेलफेयर से रिलेटेड जानकारियाँ उनको दी, उनके परिवारजनों को बुला के सम्मानित किया। नीट में हमारे एक हेड कांस्टेबल हैं, उनका बेटा सेलेक्ट हुआ है, उसको हमने पुरस्कृत किया है। जो बांदीपुरा के टॉपर्स हैं 12th के और 10th के, उन बच्चों को हमने आज पुरस्कृत किया है। साथ ही साथ ये बड़ा फ़ख्र का विषय है कि आज हमारे बीच जनाब फजल अली डार पद्मश्री अवार्डी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने बच्चों की हौसला अफजाई की है और साथ ही इस महत्वपूर्ण अवसर पर जब वेटरन्स हमारे साथ हैं, जो पूरे वैली के लिए एक खुशनुमा माहौल तैयार करने में उनकी भूमिका रही है, आज उन सबको हमने सम्मानित किया है। और इस अवसर पर सभी मीडिया के दोस्तों को और पुलिस के ऑफिसर्स को, एसएसपी साहब भी उपस्थित थे, तो उनके साथ मिलकर आज हमने वेटरन्स डे सेलिब्रेट किया है। और मुझे उम्मीद है इस सीआरपीएफ के लिए एक ये फ़ख्र का विषय है कि जैसे जवानों ने पिछले दिनों में काम किया है, वैसे ही बढ़ चढ़कर आगे दिनों में भी काम करें। जी, मेरा नाम शकील अहमद डार है। मैं कौसा से रहने वाला हूं। मैं इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने आज यहां पर ये रेस करवाई है, जिसमें मैंने अव्वल दर्जे की पोजीशन लाई हैं। और मैं लोगों से यही कहना चाहता हूं कि वो ड्रग से दूर आए, स्पोर्ट्स में आ जाए। मैं तवज्जो का रहने वाला हूँ। मैंने सेकंड पोजीशन लाई है। मैं शुक्रगुजार हूँ 29 RR का, जिन्होंने ये रेस करवाई है। उससे पहले भी उन्होंने रेस करवाई है, उसमें मैं फर्स्ट आया हूँ। आज मैं सेकंड पोजीशन पे आया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ अपने दोस्तों को कि थोड़ा सा हिम्मत करे, इंडियन आर्मी में जाए, भर्ती करे।